Let us start from a scalar triple product. So if we have three vectors A, B and C, the scalar triple product of these three vectors is defined as you take cross product of any two and then take dot product with the third. Suppose I take A cross B and then take its dot product with C, or take cross product of these two B and C and then take dot with A dot B cross C. So these two things are same. You can put cross here or here. The vectors should be in order A, B, C. If you change the order, suppose you write B, A, C, then there will be a negative sign. So if the vectors are in this order A, B and C, you can put cross anywhere and you can put dot anywhere. For example, if you write this thing as B, C, A, this is also same order A, B, C. So you can put cross here or here. B, C, A. Suppose I put cross here and dot here, or I put cross here and dot here. So all these quantities are same. Why it doesn't make any difference? उसका क्या कारण है? तो ये एक पिक्चर में समझिए कि मान लीजिए ये वेक्टर है A. This vector is suppose B and this vector is suppose C. So if you compute A cross B norm, this will give you area of the parallelogram generated by two vectors A and B. तो यहाँ से मैं अगर एक पैरेललोग्राम बना लूँ, A के पैरेलल A वेक्टर इधर ड्रा कर दो, B के पैरेलल B वेक्टर ड्रा कर दो, तो जो ये पैरेललोग्राम मेरे पास आ गई है, दिस पैरेललोग्राम, जो इसका एरिया है दैट इज A क्रॉस B का नॉर्म. वो क्यों है? क्योंकि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस मल्टीप्लाइड बाय दिस हाइट. सपोज दिस एंगल इज थीटा. तो जब हम A क्रॉस B नॉर्म कैलकुलेट करेंगे तो क्या चीज़ कंप्यूट हो जाएगी? A क्रॉस B का मतलब है A B sin theta into a unit vector perpendicular to the plane of A and B. Suppose the unit vector is in this direction n cap and its norm. तो जब हमने वेक्टर की नॉर्म मतलब लेंथ कैलकुलेट करनी है तो लेंथ में ये यूनिट वेक्टर है, इसकी लेंथ 1 हो जाएगी और ये बाकी तो लेंथ है. A इज लेंथ ऑफ वेक्टर A, B इज लेंथ ऑफ वेक्टर B और साइन थीटा एज इट इज, और n वेक्टर की लेंथ 1 हो गई. अब ये जो हाइट है, दिस हाइट इज B साइन थीटा. अगर ये वाला डिस्टेंस B है और ये थीटा एंगल है, तो इन दिस ट्राइंगल द बेस इज B cos थीटा, परपेंडिकुलर इज B साइन थीटा. तो ये B साइन थीटा जो है वो पैरेललोग्राम की पैरेलल साइड के बीच का डिस्टेंस है और A जो है वो बेस है. सो देयरफॉर दिस गिव्स मी एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम. अब पैरेललोग्राम से एक डायमेंशन ऊपर चलें, ये C वेक्टर जिस डायरेक्शन में है, तो पैरेललोग्राम से पैरेललोपाइप्ड बनाएं. इसके पैरेलल 3 वेक्टर्स और ड्रा कर लें और इसके इक्वल भी. ये सारे वेक्टर्स C, C और C है, तो इनको ज्वाइन कर दो. तो ये मेरे पास एक पैरेललोपाइप्ड है. तो अब इस पैरेललोपाइप्ड का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल टू, इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ दिस पैरेललोपाइप्ड. कि ये perpendicular distance between the opposite parallel faces, this height.
so multiplied by, suppose this height is h, so this is h. अब ये n वेक्टर जो था विच इज परपेंडिकुलर टू a एंड b, इस n वेक्टर को ऊपर एक्सटेंड कर लें तो ये मेरा परपेंडिकुलर है, और ये वेक्टर इधर c है जो एक साइड है पैरेललोपाइप्ड की. सपोज दिस एंगल इज फाई, तो जो ये हाइट h है, दिस हाइट इज सेम एज दिस हाइट, की इस वेक्टर का प्रोजेक्शन इस पे देख लेना है. तो अगर ये एंगल फाई है तो ये जो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन इज c cos फाई. सो दिस थिंग इज प्रोजेक्शन फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस. एरिया ऑफ बेस इज ए बी साइन थीटा इनटू हाइट विच इज c cos फाई. c cos फाई को अब ऐसे समझें, अगर n डॉट c ये चीज कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा. a डॉट b का आंसर होता है a b cos थीटा. तो इसकी लेंथ वो 1 है, c की लेंथ c है, और इन दोनों के बीच एंगल cos फाई है. इफ दिस एंगल इज फाई, सो दिस इज c cos फाई. c cos फाई इज n डॉट c. अब मैं यहाँ पे वो लिखने जा रहा हूँ कि ए बी साइन थीटा जो a क्रॉस b से कैलकुलेट किया था वो तो एज इट इज़ है. c cos फाई ये लेंथ थी, और दिस लेंथ मैंने इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर दिया, दिस इज n डॉट c. पर ये अब टोटल चीज़ क्या हो गई, ये देखो कि अब ये दो वेक्टर की, ये टोटल चीज़ एक वेक्टर है और दूसरा c वेक्टर है. दिस थिंग इज इक्वल टू, दिस होल थिंग इज a क्रॉस b. a क्रॉस b का क्या आंसर था, ए बी साइन थीटा इंटू यूनिट कैप, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग a एंड b. सो a क्रॉस b आ गया और डॉट ये c आ गया. तो इसको ध्यान से जरा देख लो. मैंने ये प्रूव कर दिया है कि जब हम किसी तीन वेक्टर्स की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड कंप्यूट हो जाता है जिसकी तीन साइड्स a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर है. अब इसका मतलब कि अब जो मैंने ये वॉल्यूम कंप्यूट किया है, a क्रॉस b जो है वो बेस का एरिया है और डॉट प्रोडक्ट तीसरे के साथ कर दी है. लेकिन अगर मैं बेस a और b वेक्टर लेने की बजाय b और c वेक्टर वाला, सपोज दिस फेस आई एज्यूम दिस इज बेस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस दूसरी साइड पे ले लूँ, तो बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर विल आल्सो गिव वॉल्यूम ऑफ दिस पैरेललोपाइप्ड. तो पैरेललोपाइप्ड का तो साइज उतना ही रहना है जैसे ट्राइंगल का एरिया है, बेस इनटू हाइट है. तो अगर हम तीन बार तीन डिफरेंट बेस लेके तीन डिफरेंट हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया तीनों बार सेम ही आएगा. ये नहीं हो सकता कि तीनों बार एरिया डिफरेंट आ जाए. सेम चीज़ हेयर है कि यहाँ पे अगर मैं एक बार a क्रॉस b डॉट c कर लूँ तो इसका मतलब मैंने ये वाला बेस लिया है और दूसरी साइड पे हाइट लेके वॉल्यूम कैलकुलेट किया है. और अगर मैं b क्रॉस c डॉट a ले दूँ तो इसका मतलब b और c वाली साइड, दिस साइड को मैंने बेस एज्यूम किया है और इस वाली साइड को हाइट एज्यूम किया है, तो उधर भी वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइप्ड आएगा. देयरफॉर a क्रॉस b डॉट c विल बी सेम एज a डॉट b क्रॉस c. पता चल गया जी. अगर मेरे पास तीन वेक्टर्स हैं a b c, इन तीन वेक्टर्स की ट्रिपल प्रोडक्ट का क्या मतलब है. अब अगर मैं a क्रॉस b को पहले प्रोडक्ट करके c से प्रोडक्ट करूं या b और c को पहले मल्टीप्लाई करके फिर a से मल्टीप्लाई करें तो ये दो आंसर अलग अलग आएंगे. तो अगर मैंने ये लिख दिया है a क्रॉस b क्रॉस c, दिस सेंटेंस इज मीनिंगलेस. मीनिंग इसका तब बनेगा जब मैं कहीं पे ब्रैकेट डालूंगा कि पहले इन दोनों को सॉल्व करना है या पहले इन दोनों को सॉल्व करना है. तो अगर पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा दैट आंसर विल बी डिफरेंट फ्रॉम द आंसर विच आई गेट बाय सॉल्विंग फर्स्ट दीज टू. तो मैं आपको ये फार्मूला एक लिख देता हूँ इसके लिए कि अगर a क्रॉस b क्रॉस c कैलकुलेट करना है दैट इज इक्वल टू
पहला और लास्ट वाले का पहले डॉट प्रोडक्ट कर देना है, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का ये फॉर्मूला भी +2 में आता है, ये आपने याद रखना है क्योंकि अभी आइडेंटिटीज़ में ये फॉर्मूला मैं यूज़ करूँगा। एक और चीज़ यूज़ करूँगा, अगर मेरे पास एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर है, उस दूसरे वेक्टर को k से मल्टीप्लाई किया हुआ है, दिस क्रॉस प्रोडक्ट इज सेम एज कि ये जो k यहाँ है यहाँ से हटा के इधर लगा दो, k टाइम्स u क्रॉस v, कि ये वाली प्रोडक्ट और ये वाली प्रोडक्ट सेम है। जैसे यहाँ पे एक वेक्टर u इधर 2v है, u की क्रॉस प्रोडक्ट 2v के साथ या 2u की क्रॉस प्रोडक्ट v के साथ करो तो सेम चीज़ है। दिस इज फर्दर इक्वल टू k इंटू u क्रॉस v, कि अगर वो u क्रॉस v प्रोडक्ट करके सारी चीज़ का ट्वाइस कर दो, सो मान लो ट्वाइस ऑफ u क्रॉस v, 2u क्रॉस v, u क्रॉस 2v, ऑल दीज थिंग्स आर इक्वल। तो अब इन दो चीज़ों को मैंने यहाँ पे यूज़ करना है। देखिए, शो दैट डेल डॉट f क्रॉस g इज इक्वल टू g डॉट डेल क्रॉस f माइनस f डॉट डेल क्रॉस g। तो ये हमने प्रूव करना है। तो अब देखें, लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास ये डेल डॉट f क्रॉस g इज इक्वल टू, तो ये डेल डॉट मतलब डाइवर्जेंस ऑफ सम वेक्टर, तो मैंने डाइवर्जेंस के लिए समेशन नोटेशन बताई थी, दिस इज इक्वल टू आई डॉट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ, अगर जो वेक्टर v यहाँ पे लिखा है उसका पार्शियल डेरिवेटिव f क्रॉस g। सो दिस इज नोटेशन फॉर डाइवर्जेंस। अच्छा, ये भी ना आपने याद रखनी है क्योंकि अभी मैंने सारे सवालों में ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल की जो ये समेशन वाली नोटेशन बताई थी वो आपने याद रखना है कि अगर मेरे पास डेल फाई है उसकी नोटेशन तो ये है समेशन आई पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ फाई, कि यहाँ पे कोई डॉट नहीं है क्योंकि फाई जो है वो स्केलर फंक्शन है। यहाँ तो ये एक वेक्टर चीज़ है तो आई भी वेक्टर और ये भी वेक्टर, तो दो वेक्टर के बीच डॉट प्रोडक्ट इसलिए लिखा है। डेल डॉट एफ, इसकी जो नोटेशन है दैट इज आई डॉट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ दिस फंक्शन f। डेल क्रॉस f, इसका मतलब है समेशन आई क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ f, कि ये जो i है इसकी क्रॉस प्रोडक्ट है f के साथ, यहाँ i है उसकी डॉट प्रोडक्ट है f के साथ, यहाँ i है वो सिंपली अटैच्ड है, मल्टीप्लाइड है एक स्केलर नंबर के साथ। तो ये तीनों की नोटेशन है। तो अब डेल डॉट दिस वेक्टर, उसके लिए मैंने ये डाइवर्जेंस वाली नोटेशन यूज़ कर ली। सो दिस थिंग इज इक्वल टू समेशन आई डॉट, अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव कर दो, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x क्रॉस g प्लस f क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x। अब ये समेशन जो है वो अलग अलग कर दो, सो समेशन i डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x क्रॉस g प्लस समेशन आई डॉट, ये जो f क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है इसको उल्टा के लिख दो, ये पहले लिखो ये बाद में लिखो, उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। और हमें ये भी पता है a क्रॉस b को अगर मैं उल्टा के लिखूँ b क्रॉस a तो एक माइनस साइन लगता है, तो मैं यहाँ पे एक माइनस साइन लगा लेता हूँ और इधर ये पहले लिख लेता हूँ पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू x
क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एफ, ऐसे लिख दिया। सो दिस थिंग इज इक्वल टू, ये बीच में डॉट प्रोडक्ट है। अब मैं चलता हूँ अपने आंसर पे कि जो मेरे को आंसर चाहिए मैं वैसी चीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ। आंसर में मेरे पास एक लिखा है डेल क्रॉस एफ, मतलब कर्ल एफ लिखा है, और डेल क्रॉस एफ की नोटेशन क्या है वो इधर मेरे हाथ पे यहाँ देखिए, दिस इज आई क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब मेरे को ऐसी चीज़ किसी तरह से बनानी है। तो अब ये मेरे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीन चीज़ों में, एक ये वेक्टर है आई, एक ये वेक्टर है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ, एक ये वेक्टर है जी। इन तीनों की स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो मैंने अभी आपको समझाया कि जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो तो हम क्रॉस कहीं पे भी लगा सकते हैं, डॉट कहीं पे भी लगा सकते हैं। मैं डॉट और क्रॉस को स्विच कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को आंसर में ये कर्ल एफ चाहिए, तो मेरा कर्ल तभी बन सकता है अगर मैं यहाँ पे इनकी स्विचिंग कर दूँ। और मैंने आपको बता दिया कि स्विचिंग इज़ अलाउड। हर बार एरिया वॉल्यूम ऑफ पैरेललोग्राम ही आएगा, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड आएगा, चाहे यहाँ कर दूँ या क्रॉस इधर कर दूँ और डॉट इधर कर दूँ। तो वो करने से मेरे पास आएगा आई क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इनको इकट्ठा कर लिया और ये डॉट जी के साथ लगा दिया, जी माइनस समेशन। अब दूसरी साइड पे देखें, यहाँ पे मेरे को डेल क्रॉस जी मतलब कर्ल जी चाहिए, फिर वही नोटेशन चाहिए आई क्रॉस। तो यहाँ पे भी सेम रूल लगाता हूँ कि ये जो डॉट है वो इधर लिख देता हूँ, जो क्रॉस है वो इधर लिख देता हूँ। और इसीलिए मैंने ये इंटरचेंज भी किए थे कि ये दोनों चीज़ें पास पास हो जाएगी, मैं क्रॉस इधर कर दूँ और डॉट इधर कर दूँ। तो अब मैं आई क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू एक्स डॉट एफ ये कर देता हूँ। दिस थिंग इज इक्वल टू, अब ये जो नोटेशन है दिस होल थिंग इज डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ और डॉट जी। सो दिस इज डॉट जी माइनस दिस होल थिंग इज डेल क्रॉस जी डॉट एफ। तो देख लीजिए यही आंसर चाहिए था। अब अगर f इधर लिखा है a डॉट बी और b डॉट a तो सेम चीज़ होती है कि अगर f को इधर लिख दें या इधर लिख दें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, या g को इधर लिख दें या इधर लिख दें वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आंसर आ गया। पता चल गया जी? यस सर। मुझे कैलकुलेट करना है डेल क्रॉस f क्रॉस g, शो दैट दिस थिंग इज इक्वल टू g डॉट डेल f माइनस g डेल डॉट f माइनस f डॉट डेल g प्लस f डेल डॉट g। तो ये सारी चीज़ हमने प्रूव करनी है। तो मैं वही फार्मूला जो ऊपर लगाया है यही वाला सेम चीज़ ही यहाँ पे करनी है। सो सोल्यूशन हमारे पास है डेल क्रॉस f क्रॉस g इज इक्वल टू, अब डेल क्रॉस एक कर्ल के लिए नोटेशन क्या है ये वाली, तो मैं इसकी ये समेशन नोटेशन यूज़ करूँगा, समेशन आई क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो भी वेक्टर यहाँ पे लिखा है f क्रॉस g। तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दो। सो दिस इज समेशन, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो दो टर्म्स आएंगी कि फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड टर्म एज इट इज़ प्लस सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट टर्म एज इट इज़। तो मैं दो समेशन, जैसे यहाँ पे दो अलग अलग टर्म्स थी अब वैसे ही दो टर्म्स यहाँ पे भी आएंगी, तो मैं पहले ही अलग अलग ही लिख देता हूँ पहली लाइन में। सो दिस इज आई क्रॉस, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे पहले f का पार्शियल डेरिवेटिव f विद रिस्पेक्ट टू x क्रॉस g प्लस समेशन आई क्रॉस, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज़ f डेरिवेटिव सेकंड g का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। ये कर दिया। वैसे अगर ये समेशन आई क्रॉस बाहर निकाल लें तो ये उससे पीछे वाला स्टेप आना था, ये जो प्रोडक्ट रूल है, पर मैंने वो स्किप करके ये सीधा ये लिख दिया।
उसके बाद देखिए अब हम चलते हैं अपने आंसर पे कि मेरे को क्या चीज़ चाहिए, मैं वही चीज़ बनाऊंगा। यहाँ पे जी डॉट डेल और एफ एज इट इज़ चाहिए। अब यहाँ तो सारी जगह पे क्रॉस है, आंसर में तो क्रॉस कहीं आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब मेरे को ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये जो मैंने सबसे ऊपर लिखा था ए क्रॉस बी क्रॉस सी, दिस इज़ ए डॉट सी, ये पहले को तीसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करके बी एज इट इज़ लिख देना है, माइनस पहले को दूसरे के साथ डॉट प्रोडक्ट करके थर्ड एज इट इज़ लिख देना है। तो ये मैं फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ। पहले फर्स्ट और थर्ड की डॉट प्रोडक्ट इनसाइड द समेशन आई डॉट जी, और ये एज इट इज़ लिख देना है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस पहले और दूसरे की डॉट प्रोडक्ट आई डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड जी एज इट इज़, प्लस अब इस समेशन के लिए मेरे पास ये दो टर्म्स आई है, इसी तरह इस समेशन के लिए भी दो टर्म्स आएंगी, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा। मैं अभी सिर्फ इतना सा पार्ट सॉल्व करके आपको ये दिखा देता हूँ कि अगर मैं ये दो टर्म्स को सॉल्व करूँ ना तो ये फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ आंसर्स आ जाएंगे। तो जैसे मैं ये सॉल्व करूँगा बिल्कुल सिमिलरली आपने इन दो टर्म्स को सॉल्व करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस थिंग, तो वो फिर नेक्स्ट टू टर्म्स आंसर में आ जाएंगी। तो अभी हम इन दो को देखें कि कैसे सॉल्व करना है। तो मैं फिर आंसर की तरफ देखता हूँ, तो यहाँ पे जी डॉट डेल है, तो पहले तो है कि मैं जी डॉट डेल कैसे बनाऊँ। एक मिनट मैंने ये चीज़ लिख लूँ ज़रा, यही चीज़ मैं पहले दोबारा इस पेज पे लिखने जा रहा हूँ जो दूसरे पेज पे लिखी हुई है। सो दिस थिंग इज समेशन आई डॉट जी पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस, ये सारा कुछ इनसाइड समेशन है, माइनस आई डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनटू जी, प्लस वो जो दो टर्म्स अलग हैं। तो मेरे को आंसर में जी डॉट डेल और इधर डेल डॉट एफ ये चीज़ें मैंने बनानी है। तो मैं अब इसको आई को किस तरह से एडजस्ट करता हूँ। अब यहाँ तो कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा इस टर्म में देखिए, ये सिग्मा जब यहाँ पे और यहाँ पे आएगा तो मैं सिग्मा यहाँ पे लगाऊंगा, दिस इज आई डॉट पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पर आई डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स ये किस चीज़ की नोटेशन है, आई डॉट डेल एफ बाई डेल एक्स, दिस इज डेल डॉट एफ। तो मेरे को एक तो आंसर में डेल डॉट एफ चाहिए, तो ये तो ऑलरेडी मेरे पास बना ही हुआ है। सो दिस थिंग इज डेल डॉट एफ और साथ में ये जी वेक्टर एज इट इज़ है, तो ये टर्म तो मेरी ऑलरेडी है मेरे पास। इस चीज़ को मैंने सिर्फ देखना है कि ये जी डॉट डेल और एफ यहाँ से कैसे बाहर आ सकता है, तो मैं वो अब करने जा रहा हूँ। इस टर्म के लिए मेरे को चाहिए जी डॉट डेल एफ, ये चाहिए, वही नीड। तो इसको मैं करता हूँ, दिस थिंग इज इक्वल टू, मेरा जो जी वेक्टर है, दिस जी वेक्टर इज सपोज g1i प्लस g2j प्लस g3k। तो जब इसका i के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे i डॉट g, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, g1 आ जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, सो दिस इज समेशन g1 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x ऑफ दिस फंक्शन f, कि ये पार्शियल डेरिवेटिव f का करना है और g1 एक रियल नंबर है उससे मल्टीप्लाइड है, और यहाँ से मेरा वो ख़त्म हो गया। अब i, नाउ द समेशन इज ओवर x y z। तो इसी टर्म को मैं तीन अलग अलग टर्म्स लिख लेता हूँ। नाउ दिस इज g1 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस ये जब दूसरी टर्म यहाँ पे लगाएंगे j के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, j के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो g2 वाली टर्म आएगी। सो g2 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, g3 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z
एफ। सो दिस थिंग इज इक्वल टू, अब इस चीज़ को दो पार्ट में दोबारा से लिख लें, G1 I प्लस G2 J प्लस G3 K डॉट I पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, J पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, K पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z ऑफ f। ये देखिए इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ आएगी। कैसे? इन दोनों को करेंगे I डॉट I, 1 होगा तो G1 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ G2 पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, यहाँ G3 K डॉट K करेंगे 1 है और पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z और f एज इट इज़। पर ये जो है G1 I G2 J G3 K, ये क्या था? ये तो मेरा G वेक्टर था, सो दिस इज G डॉट, और ये चीज़ क्या है? दिस इज डेल, सो G डॉट डेल f। तो यही मैंने करना था, तो ये हो गया। माइनस दूसरी वाली टर्म डेल डॉट f, वो तो अपने आप ही बन रही थी, इनटू G, वो मैं समझा चुका हूँ कि वो टर्म तो ये डेल डॉट f इंटू G वो किस तरह से है, क्योंकि मेरे पास I डॉट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है, बट I डॉट पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x का क्या मतलब होता है? दिस इज डाइवर्जेंस, सो दिस इज डाइवर्जेंस ऑफ f इंटू G, तो वो इधर है। तो इसका मतलब मैंने आपको जो इसका पार्शियल डेरिवेटिव करके ये दो समेशन आए, एक समेशन से दो टर्म्स आई, वो ये मैंने आपको बना के दिखा दी है कि ये वाली आ गई है। इसी तरह जो ये वाला समेशन बचा पड़ा है, इस पे भी वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का फार्मूला लगाओ, a डॉट सी इंटू बी माइनस a डॉट बी इंटू सी, तो फिर जो बाकी वाली ये दो टर्म्स हैं वो इससे सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है जी, ये करके देखना, तो बाकी फिर कल करेंगे। ठीक है जी।